अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 में। सो चैप्टर 2 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। अब इसमें भी हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है भाई? प्रॉब्लम के लिए आपके पास पहले परसेप्शन एंड द गोल्स। ये आपका क्या होगा? दिस विल लीड यू टू इन्वेस्टिगेट और टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, ये आपको एक हेल्प करता है। ठीक है, क्या होता है एक परसेप्शन? परसेप्शन ये हो गया दैट द एजेंट परसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी एक परसेप्शन बनाता है, उससे उसको एक अवेलेबल डेटा तो होना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद उस डेटा से उसको क्या चाहिए एक्चुअल में, तो एक प्री डिफाइंड गोल होना चाहिए। उसके बाद वो एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करता है कि ठीक है, the agent converts the problem into the representation that can be manipulated by the algorithms to get the possible actions and the transition rules. ठीक है, एंड द इवोल्यूशन क्राइटेरिया। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई? मतलब आपने एक पहले सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम देख ली कि भैया व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ योर डिमांड रेस के लिए आपने परसेप्शन एंड गोल तो आपको चाहिए, देना ही पड़ेगा आपको एआई को। ठीक है, क्योंकि वो हर एक चीज़ एआई जो है वो हर एक चीज़ एनवायरनमेंट से सीखता है, उसी के साथ इंट्रैक्शन करता है और उसी के बेसिस पे वो एनालाइजिंग और अपना सोल्यूशन निकाल के एनवायरनमेंट को देता है। हर एक चीज़ एआई जो है एनवायरनमेंट से ही सीखता है, एनवायरनमेंट के लिए ही करता है, डेवलप करता है, उसी के फीडबैक से डेवलप करता है और उसी को ही ला करके देता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऊपर। और वही चीज़ यहाँ पे आ गया परसेप्शन एंड द गोल, देन आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, देन उसके बेसिस पे आपने जब एक प्रॉब्लम कर ली, अब आप उसके लिए सॉल्यूशन में देखोगे ना, तो सर्च एंड एक्सप्लोरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग आ जाएगा कि आप उसके लिए क्या डिसीजन मेकिंग करने वाले हो। फिर एग्जीक्यूशन कि भैया जो भी आपने डिसीजन मेकिंग करी है उसके बेसिस पर एग्जीक्यूशन। फिर फीडबैक जनरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कहते हैं एआई जो है एनवायरनमेंट से ही सीखता है, फीडबैक भी उसको चाहिए। फिर उसके बाद जो भी उसने सीखा उसको उसने अडेप्ट कर लिया, तो लर्निंग एंड अडेप्शन। तो आप इसको एक एज ए स्टोरी से समझ सकते हो। मैं चैप्टर 2 के हर एक टॉपिक को कवर नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 2 में सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अब एक टॉपिक आ जाता है, उसके लिए आपको समझना है कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें हमको नहीं पता कि हमें एक्चुअल में कहाँ पर जा कर के या कहाँ तक के लेवल पे जा कर के हमारी सर्च का सॉल्यूशन मिलेगा। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि हमारी कितनी कॉस्टिंग लगनी है, क्या हमें प्रोसेस यूज़ करना है, मतलब कुछ भी हमें जब नहीं पता होता। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स आल्सो नोन एज द ब्लाइंड सर्च एल्गोरिथम्स। ब्लाइंड इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आर द कैटेगरीज ऑफ द सर्च कैटेगरी ऑफ द सर्च एल्गोरिथम्स यूज्ड इन द कंप्यूटर साइंस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर एंड नेविगेट थ्रू द सर्च स्पेस विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता है कि हम आपको प्रॉब्लम के लिए कि क्या है, बस हमें ये पता है कि हमें सर्च करने की जरूरत है। These algorithms do not have the domain specific knowledge and make the decisions solely based on the structure of this search space. Here that is ठीक है। तो अब इसमें कुछ algorithms हम सारे नहीं पढ़ने वाले, बट इसमें दो जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जो कि हम दोनों ही उससे देखने वाले हैं, दोनों मेथड से देखने वाले हैं। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब हम एक बिल्डिंग का देखने मतलब एक बिल्डिंग में किसी एक रूम में मेरा एक फ्रेंड जो है वो बंद है। अब वो फ्रेंड जो है वो मेरे को बता नहीं रहा कि वो एक्चुअल में किस रूम में बंद है। तो मुझे बट उसको ढूंढना है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ढूंढना है। तो इसलिए मैं जो भी सर्च करने वाली हूँ, एक तरीके से जो सा रूम खुलेगा उसको खोल के बस देखने वाली हूँ कि वो कहाँ पर है। तो इसलिए वो वाली जो मेरी सर्च होने वाली है वो क्या आने वाली है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स, क्योंकि मेरे को उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो एक्चुअल में किस रूम में है। ठीक है, तो अब मुझे सर्च करनी है। तो पहला वाला हमारा जो आ जाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आ जाता है जो मैंने इसमें लाइन्स अंडरलाइन कर रखी है ना, दीज आर द फीचर्स ऑफ दैट ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो आप ये बोल सकते हो दिस सर्च इज सर्च स्पेस लेवल बाय लेवल। इसमें हमारे स्पेसेस को हम सर्च करते हैं लेवल बाय लेवल। ठीक है, और शैलोएस्ट अनएक्सप्लोर्ड नोड फर्स्ट। ठीक है, हम सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसको हम पहले एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल स्टेट्स एट द करेंट लेवल डेप्थ लेवल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डेप्थ लेवल। हम एक ही लेवल के सारे जो भी स्टेट्स होते हैं उनको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। दिस लेट अस द शॉर्टेस्ट पार्ट टू द गोल स्टेट इज़ फाउंड। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में क्या है। इसको अभी मैंने आपको एक फीचर्स बताया है, बट उस फीचर्स को समझाने के लिए मैं आपको एक
डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप ये बिल्डिंग समझ लीजिए, ठीक है। बिल्डिंग में ही सारे रूम्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। और मेरा फ्रेंड इन रूम में से किसी भी रूम में हो सकता है, ठीक है। अब मुझे उसे ढूंढना है। अब मैं क्या करूँगी, पहले रूम में गई, ठीक है, उसमें उसको ढूंढा, नहीं मिला, चलो जी ये वाला मेरा नेगलेक्ट हो गया मेरी लिस्ट से। अब मैं नेक्स्ट में जाऊँगी। नेक्स्ट में जैसे मैंने ऐड किया, जैसे नीचे उतरी मेरे को मैंने ऐड करा अपना BCD, क्योंकि मेरे को पता चल गया इसके नीचे 3 वो हैं रूम है, तो मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया BCD। जब मैंने बी को रूम को चेक करा, मुझे पता चला कि बी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी, बी के नीचे के जो 2 रूम है ना, नीचे वाले फ्लोर में EF, उसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर दूँगी कि मुझे इधर भी आकर के देखना पड़ेगा। बट मैं चेक पहले किसको करूँगी, C को करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद D को करूँगी। और जब मैंने C को जब चेक करने गई, जब मेरे को पता चला चलो C में भी नहीं है, तब मैं उसी टाइम ही G और H को भी इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है, कि हाँ भाई ये भी मेरी लिस्ट में होने चाहिए, तभी मैं जा करके देखूँगी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने D को चेक करने गई, तब मैं आई को भी अपनी लिस्ट में ऐड करती जाऊँगी। मतलब अपने पीछे, मतलब अपनी लिस्ट जो है ना, वो मैं पीछे से इसको ऐड करती जाऊँगी और आगे से जो से रूम्स मेरे चेक करती जा रही हूँ कि जिसमें रिजेक्शंस मेरे को मिलती जा रही है, उसको मैं नेगलेक्ट करती जाऊँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ना फीफो बेस्ड होता है। फीफो बेस्ड कैसे, कि मेरा पहला वाला था ए के, मतलब तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि ए के 3 वो नोट्स थे, ठीक है, टारगेट नोट्स थे, BCD थे, तो मैंने BCD को यहाँ पे लिख दिया। अब BCD में से जब मैंने B को चेक कर लिया, B में नहीं मिला, B के 2 टारगेट नोट्स कौन से थे, E और F थे, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया CDEF। जब उसके बाद CDEF में मैंने C को देखा कि C में भी नहीं है, तो मैंने C को कट कर दिया। उसके बाद मैंने जब C को कट कर दिया, मैंने फिर उसके जो भी टारगेट नोट्स थे उसको बट ऐड कर दिए पीछे से। तो उसमें क्योंकि DEFGH आप देख रहे हो, GH मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने GH ऐड कर दिया, मैंने फिर पहले वाला कट करा D जैसे मैंने कट किया, मैंने उसके टारगेट नोट को ऐड कर दिया I। फिर क्या हो गया, EFGHI हो गया। तो उसके बाद मैंने जो उससे पहले वाला था, सबसे पहले वाला, ठीक है, E, उसको मैंने हटा दिया। तो उसके बाद F हटा दिया, GHI बच गया, फिर G हटा दिया, HI बच गया, H हटा दिया, I बच गया, लास्ट में मेरा I बच गया, ठीक है। अब ये जो ये मेथड है ना, ये कौन सा कहलाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वाई सो, क्योंकि मैं जो सा पहले ऐड करती जा रही हूँ उसी को ही मैं नेगलेक्ट करती जा रही हूँ, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसमें से कोई सा भी हटा दिया, तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो अब आप एक ज़रा ये समझ लेना कि जब भी आप ऐसे कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हो ना, कोई भी एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, तो आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। एल्गोरिथम इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट एज अ प्रोसेस, ठीक है, जैसे हम प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। बट इसमें हमें ना 3 स्टेजेस होते हैं। हमें एक इनिशियलाइजेशन लिखना होता है, एक्सप्लोरेशन लिखना होता है, टर्मिनेशन लिखना होता है। इनिशियलाइजेशन में हमें लिखना होता है कि हमारा जो भी हमारा प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा BFS जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पेरेंट नोड से या रूट नोड से हमारा जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, विच इज़ A हेयर, ठीक है। और इसमें हम जो अपनी एम्प्टी क्यू होगी उसको हम कैसे करते जाएंगे, एम्प्टी ऑन बेसिस ऑफ द फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फॉर स्टोरिंग द नोट्स टू बी एक्सप्लोर्ड, जो भी और स्टोर भी करते जाएगी, मैंने आपको बताया ना, मैं अपनी लिस्ट भी अपडेट करती जाऊँगी कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है। फॉर स्टोरिंग द नोट्स टू बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है, जो भी मेरे को एक्सप्लोर करने हैं उन सब नोट्स को मैं लिस्ट आउट करती जाऊँगी फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एक्सप्लोरेशन में मैं क्या करूँगी, NQ। अच्छा, अभी यहाँ पे ना 2 एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको आप अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप उसको आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन लाइक से कि ऐड द न्यू क्यू और द नोड, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे ये NQ है, तो आप इसे NQ इन द इनिशियल स्टेट ऑन टू द क्यू, ठीक है। आप NQ को ऐड करोगे इनिशियल स्टेट में, मतलब NQ इन दिस, कि जो भी आप नया एलिमेंट ऐड करते जा रहे हो, तो मतलब वाइल द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब आप देखते हो कि कोई क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, सो यू विल बी DQ द फ्रंट नोड फ्रॉम द क्यू, मतलब जो भी DQ करोगे, मतलब जिसको भी रिजेक्ट करोगे आप निकालोगे अपने क्यू में से ही, आपकी क्यूज़ है ना ये, उसमें से निकालोगे, तो पहले वाले को आप निकालोगे। चेक इफ़ द DQ नोड इज़ द गोल स्टेट, उसका अगर गोल स्टेट है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपने A को एलिमिनेट किया तो उसका गोल स्टेट कौन से है, BCD, फिर आपने जब B को एलिमिनेट किया उसके गोल स्टेट कौन से है, EF। तो सो यू विल बी एडिंग दीज गोल स्टेट इन योर
क्यू लिस्ट, ठीक है, और उसको आप क्या करोगे, एनक्यू दीज सक्सेसर स्टेट्स ऑन टू द बैक ऑफ अ क्यू। आप बैक ऑफ द क्यू मतलब लास्ट से उनकी पीछे से उनको ऐड कर दोगे, ठीक है। टर्मिनेशन यहाँ पे हो गया, हर एक एल्गोरिथम, हर एक फंक्शन का टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलोगे, टर्मिनेशन विल बी इफ़ द क्यू बिकम्स एम्प्टी एंड द गोल स्टेट हैज़ नॉट बीन फाउंड, मतलब अगर कुछ भी फाउंड नहीं कर पाता है तो सॉल्यूशन कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि इसमें इस वाले एल्गोरिथम में आपको सॉल्यूशन मिलना मतलब एक तरीके से कंपलसरी था। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, तो आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है, आपके मतलब एल्गोरिथम का टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द BSF क्या है, BFS क्या है, ये भी आप देख लो, बहुत ईजी है, ठीक है। कंप्लीटनेस क्यों, क्योंकि दिस वुड बी कंप्लीटिंग द फ्लो, ठीक है, ये हर एक नोड को जाकर के चेक करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सर्च एल्गोरिथम, इट विल फाइंड द सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन तो मैं ढूंढूंगी ही ढूंढूंगी, मतलब अगर मेरा दोस्त किसी भी इन रूम में बैठा है छुप के तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं कोई भी रूम इसमें छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमली में आ जाता है कि भाई दिस विल गिव मी द शॉर्टेस्ट पाथ। अब कैसे, अब आप समझ सकते हो, अगर सपोज करो मुझे मेरा फ्रेंड सी रूम में मिल जाता है तो मेरा काम बच गया ना, इन सारे रूम्स में को चेक करने में। मैं हर एक रूम को तो जाके चेक नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, और मेरे लिए शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा मेरे को इससे, ठीक है। तो इससे हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या जाता है कि भाई एक्चुअल में हमें को टाइम कितना लगता है एक नोड तक पहुंचने के लिए। सो इसमें ना एक फॉर्मूला है OBD, ठीक है। OBD यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब B इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द सक्सेसर पर नोड और D इज़ द डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ द गोल स्टेट। तो डेप्थ हमारी जो काउंटिंग होती है ना वो हमारी होती है, जैसे ये हमारी होगी डेप्थ 1 2 3, ठीक है, मतलब सॉरी ये जो स्टार्ट होती है फर्स्ट वाली होती है हमारी डेप्थ 0, फिर ये होती है 1, फिर होती है 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे C तक जाने के लिए या मैं बोलूँ G तक जाने के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे कितने नोड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि पहले मैं देखूँगी इसका B, ठीक है। B यहाँ पर जैसे कि आ गया हमारा, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ द सक्सेसर की मतलब उसकी कितने मतलब वो हैं गोल नोड है, ठीक है। तो इसके 2 हैं तो मैं इसके यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई दिस इज़ 2, ठीक है, और मेरी वो डेथ कितनी आई थी, वो आई थी मेरी 2, तो 2 की पावर 2 मेरी कितनी हो गई 4। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मुझे सॉरी हाँ, ठीक है, मतलब इसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो OBD, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। फिर आ जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आ जाता है कि एक ही आपके लेवल में कितने नोड्स हैं, ठीक है। सो BSF स्टोर्स ऑल द नोड्स एट ईच लेवल इन द क्यू एंड इट नीड्स टू एक्सप्लोर ऑल द नोड्स एट द करंट लेवल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो आ जाता है वो OBD यही फॉर्मूला आ जाता है। तो आपको ये सारे एक तरीके से पता चल गया क्या क्या इसके होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दीज 4। अब आ जाता है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च में इसमें आ जाता है कि कहते हैं इसमें भी आपने देख लेना क्या क्या लिखना है, ठीक है। गोइंग एज डीप एज पॉसिबल अलॉन्ग अ ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग, मतलब आपको एक पूरे ब्रांच की ना मतलब उसकी पूरी डेप्थ तक जाननी है, ठीक है। एक्सपेंडिंग द डीपेस्ट अनएक्सप्लोर्ड नोड, ठीक है, इसमें आपके डीपेस्ट अनएक्सप्लोर्ड नोड था, ठीक है। और इसमें है स्टैक बेसिस पे, स्टैक बेसिस मतलब ऊपर से नीचे तक आप आओगे इसमें, ठीक है। इसमें आप यू विल गो एंड एक्सप्लोर वन ब्रांच अंटिल इट रीच टू द डेड एंड। आप जब तक एक ही ब्रांच के सबसे लास्ट तक नहीं जाते ना तब तक अपनी ब्रांच चेंज नहीं करते हो इसमें, ठीक है। दिस इज़ हेल्पफुल इन द मेमोरी एफिशिएंसी, ठीक है, बट दिस डजेंट गारंटी फॉर द ऑप्टिमली, ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन का गारंटी नहीं देता है, ठीक है। दिस माइट फाइंड द लॉन्गर पाथ, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि आप पहले एक पूरा का पूरा कहते हैं डेड एंड कवर करने वाले हो, ठीक है।
और दूसरे ब्रांच में जाने के लिए आप एक पूरे की पूरी आप कहते हैं नीचे तक जाने वाले हो, ठीक है, एक ही ब्रांच में, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें भी इनिशियलाइजेशन आ गया। तो इसमें क्या है, स्टोर नोड्स हमारे जो होंगे ऑन द स्टैक बेसिस पे होंगे, ठीक है, और आप करंट स्टेट से ही यहाँ पे काम कहते हैं शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। इसमें जो आपका इनिशियल स्टेज होती है दैट इज़ ऑन टू द स्टैक, ये स्टैक बेसिस पे होता है, मतलब ऊपर से नीचे तक अलग होता है, ठीक है। वाइल द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, जब आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, नीचे आप उसके जा रहे हो, तो आप इसमें देखो कैसे करोगे। आपका ए है और ये ना लीफो बेसिस पे होता है। लीफो बेसिस पे जैसे कि आपका ए है, बी है, सी है, आपने पहले क्या डाला होगा, आपने लास्ट में सी डाला होगा, ए के मतलब जैसे ए के बाद आपने 2 डाले होंगे, बी और सी, ठीक है। सी वाला जो रूम होगा वो आपने बाद में डाला है, तो आप इसको पहले एक्सप्लोर करोगे। ए के बाद आपने करा सी को, अब सी के कितने हैं, हमने क्या बताया है कि आपको नीचे जाना है, ठीक है, डीप में जाना है आपने, तो आपने नीचे जाना है। अब आप इसके 2 देखोगे कि इसके टारगेट नोड्स कितने कौन से हैं। टारगेट नोड्स इसके हैं एफ और जी। एफ और जी के आपने जी बाद में डाला होगा, तो आप पहले जी को एक्सप्लोर करोगे। ऐसे इसी के साथ अगर ऐसे इसी के बाद और कुछ होता तो जो आपने लास्ट में डाला होता आप उसको एक्सप्लोर करते। सो दैट्स आपको इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि भैया ब्रांचेस जो जितने हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए, उनकी लेंथ जो है एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे हो सकता है कि आपका एक ही साइड जो है वो कहते हैं राइट हैंड साइड आपका जो डेप्थ नीचे है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये ना एक ट्रबल क्रिएट कर देता है, एक मतलब एक साइकिल क्रिएट कर देता है और ये लेंथी हो जाता है। ये मेन इसका इशू है। और जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब आप उसके ऊपर जस्ट ऊपर वाला जो सब भी होगा नोड उसको एक्सप्लोर करोगे और फिर उसके पेरेंट नोड पे जाओगे और ऐसे ही आपका प्रोसेस फ्लो होगा। जैसे अगर मैं करंट इस फिगर की बात करूँ तो पहले ए से मैं सी में गई, क्योंकि लीफो मेथड मैंने यूज़ किया, सी से जी में गई। जब मेरा जी में पता चल गया कि नहीं है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वाला मैंने चेक करा जो उससे जस्ट ऊपर मैंने रखा होगा, सॉरी जस्ट नीचे रखा होगा, विच इज़ एफ़, ठीक है। एफ़ के बाद मैंने जब चेक करा कि मेरा सी तो ख़त्म हो चुका है, एफ़ के बाद क्या रखा होगा मैंने, बी, क्यों, क्योंकि मेरा सी जब नेगलेक्ट हो चुका है तो मेरा क्या बचा होगा, बी के बाद मैंने दो चीज़ों को रखा होगा, डी एंड ई। फिर मैंने लीफो यहाँ पे वो करना है, यूज़ करना है, तो मैंने डी को पहले यूज़ किया। डी के बाद मैंने ई के बाद मैंने डी को करा। फिर जब मैंने डी को भी नेगलेक्ट कर दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरा यहाँ पे हो गया ए सी जी एफ बी ई डी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा सॉर्ट ऑफ मतलब वो बनेगी, लिस्टिंग बनेगी कि एक्सप्लोर करने की। और टर्मिनेशन हमारा कब होगा, इफ़ द स्टैक बिकम्स एम्प्टी एंड नो गोल स्टेट हैज़ बीन फाउंड, सो द सर्च टर्मिनेट्स विदाउट फाइंडिंग द, मतलब इसमें उसमें था कि भैया हो सकता है आपका अगर आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सोल्यूशन भी नहीं होगा, बट इसमें है कि भैया आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो इट मीन्स योर एल्गोरिथम गॉट फेल, कि भैया आपका एल्गोरिथम भी फेल हो सकता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें क्या है भैया, इसमें इन्फिनाइट आपके स्पेस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसी में आगे सीरीज़ मेरी चलती रहती तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम कौन सी हो जाती है, एक साइक्लिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती, ठीक है। और इट विल डिटेक्ट द रिपीटेड स्टेट्स, और जिससे मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिलता ऑप्टिमली, क्योंकि ये मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्टिमली नहीं है। इसका भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होगा वो यही होगा, ओ बी की पावर डी है, ठीक है। और ये भी हमारा उसी से ही है, ब्रांचिंग फैक्टर बेसिस पे ही है, और इसमें मैक्सिमम डेप्थ होने वाली है, ठीक है। और हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है इसमें हो सकती है डेप्थ, और इसी वजह से मेरे लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड कर देता है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसमें आ जाता है डी एफ एस यूजेस द मेमोरी प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डेप्थ। इसकी मतलब मेमोरी का हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ के लिए, ठीक है। बट ये वैसे अच्छा नहीं है, ठीक है, एफिशिएंसी बेसिस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यही था इसमें, बाकी हम आगे फर्दर चैप्टर्स में कवर करेंगे।